अच्छा, तो चलिए एक बात सोचते हैं। जब हम अपने फोन पर वाईफाई से कनेक्ट होकर कोई वीडियो देखते हैं, तो वो डेटा असल में हवा से गुजरकर हमारे फोन तक कैसे पहुंचता है? या जब हम ऑफिस में अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कोई कमांड भेजते हैं, तो वो तार के जरिए उस तक कैसे पहुंचता है? ये सब मतलब जादू जैसा लगता है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है मानो एक बहुत भीड़ वाले कमरे में सब लोग एक साथ बिना चिल्लाए एक दूसरे से आराम से बात कर रहे हों। हाँ, और आज हम इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे टीसीपी/आईपी मॉडल की नींव की, उस परत की जो डिजिटल दुनिया को असल दुनिया के हार्डवेयर से जोड़ती है। नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये सबसे निचली परत है, पर शायद सबसे जरूरी भी। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इंटरनेट के लॉजिकल आईपी एड्रेस असल दुनिया के फिजिकल मैक एड्रेस और केबल सिग्नल से जुड़ते हैं। और ये भी कि डेटा को फ्रेम नाम के छोटे छोटे लिफाफों में क्यों और कैसे पैक किया जाता है। हाँ, और कैसे एक ही नेटवर्क पर दर्जनों डिवाइस बिना एक दूसरे के सिग्नल से टकराए काम कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। जब भी नेटवर्किंग की बात होती है तो ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स का जिक्र आता है, पर हम बात कर रहे हैं टीसीपी/आईपी की नेटवर्क एक्सेस लेयर की। इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, ओएसआई मॉडल एक थियोरेटिकल एकेडमिक मॉडल है। अच्छा। वो नेटवर्किंग को समझने के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट देता है। लेकिन टीसीपी/आईपी मॉडल इंटरनेट की असली दुनिया को देखकर बनाया गया था, इसलिए ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। ओके। तो टीसीपी/आईपी की जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, वो असल में ओएसआई मॉडल की 2 सबसे निचली परतों को मिलाकर बनी है। अच्छा, 2 परतों का काम एक ही में कर देती है? कौन कौन सी? फिजिकल लेयर यानी लेवन और डेटा लिंक लेयर यानी लेटू। फिजिकल और डेटा लिंक, ये दोनों करती क्या है? तो फिजिकल लेयर का काम बहुत सीधा है, बिट्स यानी वंस और जीरोस को असल सिग्नल में बदलना। जैसे इलेक्ट्रिकल पल्स या लाइट पल्स? हाँ, बिल्कुल। अगर कॉपर केबल है तो इलेक्ट्रिकल पल्स, फाइबर ऑप्टिक है तो लाइट पल्स और वाईफाई है तो रेडियो तरंगे। और डेटा लिंक लेयर का काम थोड़ा दिमागी है। वो इन बिट्स को एक स्ट्रक्चर देती है, उन्हें फ्रेम में पैक करती है और उन पर हार्डवेयर एड्रेस लगाती है ताकि डेटा सही डिवाइस तक पहुंचे। तो टीसीपी/आईपी ने इन दोनों को मिला दिया, क्योंकि असल दुनिया में ये दोनों काम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एकदम सही। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक डिलीवरी सर्विस की तरह है। फिजिकल लेयर तो सिर्फ डिलीवरी ट्रक चलाने जैसा है। हाँ। लेकिन डेटा लिंक लेयर वो हिस्सा है जो ये पक्का करती है कि पैकेज पर सही लिफाफा हो, उस पर भेजने और पाने वाले का सही पता लिखा हो। और ये भी चेक करती है कि पैकेज रास्ते में फटा तो नहीं। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है। और इसी परत का सबसे बड़ा कमाल है मीडिया इंडिपेंडेंस। मीडिया इंडिपेंडेंस। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर पर चल रहे वेब ब्राउज़र या ईमेल सॉफ्टवेयर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरनेट से ईथरनेट केबल के जरिए जुड़े हैं, वाईफाई से या मोबाइल डेटा से। अच्छा। ये सारी सिरदर्दी नेटवर्क एक्सेस लेयर खुद संभाल लेती है। वो हर तरह के फिजिकल मीडियम के लिए डेटा को तैयार कर देती है। इसी लचीलेपन की वजह से इंटरनेट आज इतना बड़ा बन पाया है। ठीक है, ये तो समझ आया। आपने फ्रेम या लिफाफे की बात की। मुझे ये हमेशा से अजीब लगा है, हम डेटा को सीधे बिट्स की एक लंबी लाइन की तरह क्यों नहीं भेज सकते? इन फ्रेम्स की जरूरत ही क्यों है? सोचिए कि आप किसी को एक बहुत लंबी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन बिना रुके, बिना सांस लिए और बिना पैराग्राफ बदले। हाँ, तो सुनने वाले को कैसे पता चलेगा कि एक बात कहाँ खत्म हुई और दूसरी कहाँ से शुरू हुई? सही बात है। फिजिकल केबल पर डेटा बिट्स की एक लगातार बहती धारा की तरह होता है। अगर उसकी कोई शुरुआत या अंत ना हो तो पाने वाले डिवाइस के लिए वो सिर्फ एक शोर होगा। फ्रेम्स उस धारा को छोटे छोटे समझने लायक टुकड़ों में बांटते हैं। हर फ्रेम का एक तयशुदा स्टार्ट और एंड होता है, जिससे रिसीवर को पता चलता है कि अच्छा, ये एक मैसेज है। तो ये फ्रेम एक रजिस्टर्ड पोस्ट वाले लिफाफे जैसा हुआ। उस लिफाफे में क्या क्या होता है? मतलब एक स्टैंडर्ड ईथरनेट फ्रेम जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्या क्या जानकारी होती है? बिल्कुल, रजिस्टर्ड पोस्ट एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस लिफाफे पर कुछ जरूरी चीजें होती हैं। सबसे पहले एक तरह का अलार्म होता है, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। अलार्म? हाँ, ये रिसीवर को जगाता है और कहता है तैयार हो जाओ, एक फ्रेम आ रहा है, अपनी घड़ी मिला लो। मतलब एक तरह का अटेंशन प्लीज सिग्नल कह सकते हैं। फिर लिफाफे पर सबसे जरूरी चीज होती है भेजने वाले और पाने वाले का पता। यहाँ पर ये पता होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस तो सुना है।
ये 48 बिट का एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है जो दुनिया के हर नेटवर्क डिवाइस को दिया जाता है। ये डिवाइस का फिंगरप्रिंट है जो कभी नहीं बदलता। तो ये लोकल डिलीवरी के लिए, जैसे मेरे घर के वाईफाई पर, मेरे लैपटॉप से प्रिंटर तक। एग्जैक्टली। इसके बाद लिफाफे के अंदर एक छोटा सा नोट होता है जो बताता है कि असली डेटा क्या है। इसे ईथर टाइप फील्ड कहते हैं। अच्छा। ये बताता है कि अंदर जो पैकेट है वो एक वेब पेज का टुकड़ा यानी IPv4 है या वो किसी और काम का पैकेट है, ताकि पाने वाला डिवाइस उसे सही डिपार्टमेंट को भेज सके। फिर आता है असली सामान यानी पेलोड, जो ऊपर की इंटरनेट लेयर से आया हुआ IP पैकेट होता है। और सबसे आखिर में होती है एक सील, मतलब ये पक्का करने के लिए कि लिफाफे से छेड़छाड़ नहीं हुई। बिल्कुल। इसे कहते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस, FCS। भेजने वाला डिवाइस पूरे फ्रेम पर एक जटिल गणितीय कैलकुलेशन करता है जिसे CRC कहते हैं। हाँ, CRC, और उसका नतीजा इस सील में लगा देता है। पाने वाला डिवाइस वही कैलकुलेशन फिर से करता है। अगर उसका नतीजा भेजी गई सील से मैच नहीं होता तो वो समझ जाता है कि रास्ते में सिग्नल में गड़बड़ी हुई है और फ्रेम करप्ट हो गया है। हाँ, और तब वो इस फ्रेम को चुपचाप डस्टबिन में फेंक देता है। उसे सुधारने की कोशिश नहीं करता या वापस भेजने को नहीं कहता। नहीं, और ये एक बहुत बड़ा और जरूरी डिजाइन फैसला था। अच्छा। पुराने नेटवर्कों में निचली परतें हर गलती को सुधारने की कोशिश करती थीं, जिससे वे बहुत धीमी और जटिल हो जाती थीं। TCP/IP के डिजाइनरों ने कहा, नहीं, निचली परत का काम सिर्फ डेटा को जल्दी से जल्दी आगे फेंकना है, गलतियों का पता लगाना है, सुधारना नहीं। तो फिर डेटा दोबारा कैसे जाता है? वो जिम्मेदारी ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP की होती है। वो दोबारा डेटा मंगवा लेगा। इसी स्मार्ट एंड पॉइंट डम नेटवर्क की सोच ने इंटरनेट को इतना मजबूत बनाया है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। ये कुशलता तब कैसे काम करती है जब एक ही माध्यम, जैसे हमारे घर का वाईफाई, 10 लोग एक साथ इस्तेमाल कर रहे हों? वहां तो पूरी तरह से अराजकता होनी चाहिए, सब एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। ये नेटवर्किंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और इसका समाधान डेटा लिंक लेयर की एक सब लेयर करती है जिसका नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका काम है मीडिया को एक्सेस करने के नियमों को कंट्रोल करना। आप इसे एक व्यस्त चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की तरह। तो ये काम कैसे करती है? वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क में तो अलग-अलग नियम होते होंगे। बिल्कुल। पुराने जमाने के वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क में, जहां एक ही केबल से कई कंप्यूटर जुड़े होते थे, एक तकनीक इस्तेमाल होती थी जिसे कहते हैं CSMACD, कोलिजन डिटेक्शन। CSMACD। इसकी एनालॉजी एक बहुत ही सभ्य डिनर पार्टी की तरह है। डिनर पार्टी, ये मजेदार है। हाँ, तो नियम ये है, पहले सुनो। कैरियर सेंस। आप बोलने से पहले सुनते हैं कि कोई और तो नहीं बोल रहा। ओके। अगर केबल पर शांति है तभी आप बोलना शुरू करते हैं, लेकिन अगर दो लोगों ने एक ही समय पर बोलना शुरू कर दिया तो एक टकराव यानी कोलिजन होता है। और तब क्या होता है? ऐसा होते ही दोनों लोग तुरंत चुप हो जाते हैं, एक माफ करना जैसा जैम सिग्नल भेजते हैं और फिर एक रैंडम समय के लिए इंतजार करते हैं। कोई 5 मिलीसेकंड रुकेगा, कोई 8 मिलीसेकंड, और फिर से बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन वाईफाई में तो ये मुश्किल होगा। हवा में आप हर किसी को नहीं सुन सकते जो सिग्नल भेज रहा हो, शायद कोई दीवार के पीछे हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे हिडन नोड प्रॉब्लम कहते हैं। इसीलिए वाईफाई एक अलग, ज्यादा सतर्क तरीका अपनाता है, CSMACA, कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन अवॉइडेंस, टकराव से बचाव। हाँ, यहाँ मकसद टकराव का पता लगाना नहीं, बल्कि उससे बचना है। इसकी एनालॉजी एक ऐसी जगह पे बात करने जैसी है जहां आप हर किसी को देख या सुन नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? शायद मैं बोलने से पहले पूछूंगा, क्या मैं बोल सकता हूँ? एग्जैक्टली। वाईफाई यही करता है। पहले वो सुनता है कि चैनल खाली है या नहीं। अगर उसे लगता है कि चैनल खाली है तो भी वो सीधे बोलना शुरू नहीं करता। तो फिर वो पहले एक छोटा सा सिग्नल RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड, एक्सेस पॉइंट को भेजता है, जो कि आपका वाईफाई राउटर है। राउटर फिर पूरे नेटवर्क में एक सिग्नल CTS, क्लियर टू सेंड, भेजता है, जिसका मतलब होता है सब लोग शांत हो जाओ, अब ये डिवाइस बोलने वाला है। जब डिवाइस को ये CTS सिग्नल मिल जाता है तब वो अपना डेटा भेजना शुरू करता है। ये थोड़ा धीमा है, लेकिन इससे टकराव की संभावना बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। तो आज के वायर्ड नेटवर्क्स का क्या मेरे ऑफिस में, जहां हर कंप्यूटर की अपनी एक केबल स्विच से जुड़ी है, वहां भी ये डिनर पार्टी वाले नियम लागू होते हैं? नहीं, और ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है।
पुराने जमाने में हम हब इस्तेमाल करते थे, जो एक बेवकूफ डिवाइस था। हाँ हाँ। उस पर आया कोई भी सिग्नल वो हर किसी को भेज देता था। लेकिन आज हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है। वो जानता है कि कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट पर है। अच्छा। तो जब आपके कंप्यूटर से प्रिंटर के लिए कोई फ्रेम आता है तो स्विच उसे सिर्फ प्रिंटर वाले पोर्ट पर भेजता है और किसी को नहीं। हर डिवाइस का स्विच से एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। मतलब हर किसी के लिए एक पर्सनल हाईवे। हाँ, एक पर्सनल फुल ड्यूप्लेक्स हाईवे। इसलिए वहां टकराव की संभावना ही खत्म हो जाती है। वाह, मतलब पिछले 20-25 सालों में हम एक ऐसी भीड़-भाड़ वाली गली से निकलकर हर किसी के लिए एक पर्सनल हाईवे बनाने तक आ गए हैं, और ये सब पर्दे के पीछे होता है। अच्छा, तो हमने मैक सब लेयर की बात की, जो ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि डेटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर होती हैं। हाँ, दूसरी सब लेयर है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, LLC। ये अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन इसका काम बहुत जरूरी है। ओके। अगर मैक ट्रैफिक पुलिस है तो LLC उस डिलीवरी सर्विस का सॉर्टिंग डिपार्टमेंट है। इसका काम नेटवर्क लेयर और मैक सब लेयर के बीच एक पुल बनाना है। सॉर्टिंग डिपार्टमेंट? हाँ। मतलब ये कैसे काम करता है? याद है हमने फ्रेम के अंदर ईथर टाइप फील्ड की बात की थी? हाँ, वो छोटा सा नोट जो बताता है कि लिफाफे के अंदर क्या है। LLC का काम उसी नोट को पढ़ना है। जब एक फ्रेम आपके कंप्यूटर पर पहुंचता है तो मैक सब लेयर उसे रिसीव करती है। फिर LLC सब लेयर उस फ्रेम के हेडर में ईथर टाइप फील्ड को देखती है। और अगर वहां 0x0800 लिखा है तो वो समझ जाती है कि अरे ये तो एक IPv4 पैकेट है, और उसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए IP प्रोटोकॉल को सौंप देती है। बिल्कुल। और अगर वहां 00806 लिखा है तो वो समझ जाती है कि ये एक ARP पैकेट है और उसे ARP हैंडलर को दे देती है। तो LLC ये फैसला लेती है कि पेलोड के साथ आगे क्या करना है। इसी वजह से एक ही नेटवर्क केबल पे कई तरह के प्रोटोकॉल एक साथ काम कर पाते हैं। असल में LLC ही वो वजह है कि ऊपर की इंटरनेट लेयर को नीचे की फिजिकल टेक्नोलॉजी की चिंता नहीं करनी पड़ती। एक मिनट, यहाँ एक पजल है। आपने कहा कि फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, जो एक फिजिकल एड्रेस है। हाँ, लेकिन मेरा कंप्यूटर तो IP एड्रेस पर काम करता है, जो एक लॉजिकल एड्रेस है। तो जब मेरे लैपटॉप को उसी नेटवर्क पर मौजूद प्रिंटर को कुछ भेजना होता है तो उसे प्रिंटर का IP एड्रेस तो पता होता है, पर उस लिफाफे पर लिखने के लिए प्रिंटर का फिजिकल मैक एड्रेस कहाँ से मिलता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। आपने इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से को पकड़ लिया है। अच्छा, ये पहेली एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल द्वारा हल की जाती है, जो ठीक इसी लेयर पर काम करता है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। ARP? हाँ, जब आपके लैपटॉप को प्रिंटर के मैक एड्रेस की जरूरत होती है तो वो पूरे लोकल नेटवर्क पर चिल्लाकर एक मैसेज भेजता है। ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है जो हर डिवाइस को सुनाई देता है। और वो मैसेज क्या कहता है? वो मैसेज कहता है, अरे सुनो, जिस किसी का भी IP एड्रेस 192.168.1.10 है, वो कृपया मुझे अपना मैक एड्रेस बताए। अच्छा। ये मैसेज नेटवर्क के हर डिवाइस तक पहुंचता है, लेकिन जवाब सिर्फ वही डिवाइस देता है जिसका IP एड्रेस मैच करता है, यानी हमारा प्रिंटर। प्रिंटर एक जवाब भेजता है जो सीधा आपके लैपटॉप को जाता है और कहता है, हाँ, ये मेरा IP है और मेरा मैक एड्रेस ये है। लैपटॉप इस जानकारी को अपनी एक टेबल में सेव कर लेता है ताकि अगली बार उसे दोबारा पूछना ना पड़े। और बस अब उसे वो फिजिकल एड्रेस मिल गया जिसे फ्रेम के लिफाफे पर लिखना है। एकदम सही। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर इसे संक्षेप में देखें तो नेटवर्क एक्सेस लेयर इंटरनेट की गुमनाम हीरो है। बिल्कुल कह सकते हैं। ये डिजिटल दुनिया के लॉजिकल आइडियाज को फिजिकल दुनिया के तारों और सिग्नलों से जोड़ती है। फ्रेम डेटा के लिए सुरक्षित लिफाफे बनाते हैं। मैक सब लेयर एक ट्रैफिक पुलिस की तरह सबको लड़ने से बचाती है। और LLC एक सॉर्टिंग डिपार्टमेंट की तरह ये तय करती है कि डेटा सही जगह जाए। और ARP एक जासूस की तरह लॉजिकल पते से फिजिकल पते का पता लगाता है। बिल्कुल। और ये सब इतनी तेजी और कुशलता से होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हम बस क्लिक करते हैं और जादू हो जाता है। सही बात है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये सोचने के लिए है, हमने अभी जो कुछ भी बात की है, मैक एड्रेस, फ्रेम, ARP, ये सब एक लोकल नेटवर्क के अंदर की कहानी है। मेरे घर या मेरे ऑफिस के अंदर की। हाँ, लेकिन जब मैं अपने लैपटॉप से google.com को एक पैकेट भेजता हूँ तो वो फ्रेम मेरे लोकल नेटवर्क से बाहर कैसे निकलता है और दुनिया भर के अनगिनत नेटवर्कों को पार करता हुआ गूगल के सर्वर तक कैसे पहुंचता है? ओह, उस सफर में इस लिफाफे का क्या होता है?
ये कहानी है इंटरनेट लेयर की, जो ठीक इसके ऊपर काम करती है। उस बड़े सफर के लिए नियम और पते एकदम अलग होते हैं।